और मनोज जी, पिछले ओपिनियन पोल के बाद तो सबने कहना शुरू कर दिया है स्टैट्यूटरी वार्निंग के पोलस्टर्स जो ओपिनियन पोल्स करते हैं उन्हें हमेशा अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, एक हेलमेट साथ में लेकर आना चाहिए। तो आप अपनी हेलमेट लाए हैं? क्योंकि जो नंबर आप देने वाले हैं उनके जवाब मैं सारे आपकी तरफ टारगेट कर दूंगी, क्योंकि पोल आपका है, जवाब आप देंगे। नहीं, हेलमेट के रूप में हर्षवर्धन जी को मैंने बैठाया और रिक्वेस्ट भी किया कि आप बीच में मदद कीजिएगा। मैम, हर्षवर्धन जी आप इनकी पार्टी में शामिल हो गए? नहीं, पार्टी में नहीं, समर्थन में थोड़ा शामिल होंगे। उनको लग रहा है कि नहीं मैं उस आंकड़े को ठीक दिखा रहा हूँ या दिखाऊंगा, तो इसलिए वो समर्थन में आ जाएंगे। लेकिन नाविका जी देखिए, कभी भी हम लोग जब लेकर आते हैं, ये मैं मानता हूं कि पिछले लोकसभा में जो हुआ उसमें गलतियां हुई हैं और उस गलतियों में बहुत कुछ ऐसा नहीं है जैसा लोगों को समझ में आ रहा है। यदि हम 3 स्टेट को हटा दें, उत्तर प्रदेश, बंगाल और महाराष्ट्र को, तो आप देखेंगे कि लगभग आंकड़े वही हैं। बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिसको थोड़े समय में चुनाव में प्रभावित होता है और उसका रिजल्ट भी उसी तरीके से आता है। जहां तक राज्य असेंबली की बात आती है, जो 3 स्टेट में होने जा रहे हैं, यहां पे बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी अपने को कैसे वहां स्थापित कर पाएगी ये तो आंकड़े ही बताएंगे और आप बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से पार्लियामेंट का रिजल्ट था, उस तरह का राज्य के ओपिनियन पोल में देखेंगे कि नजर आता है कि नहीं आता है, लेकिन लोगों को विश्वास जरूर होगा और इस बार के आंकड़े पार्लियामेंट के आंकड़े के अनुसार नहीं आएंगे। ये पोल जो है 1 जुलाई से 10 अगस्त के बीच में हुआ है और इसमें मार्जिन ऑफ एरर हर बार की तरह ±3% है। फील्ड सर्वे और टेलीफोनिक सर्वे दोनों इस्तेमाल हुए हैं। हरियाणा में सैंपल साइज लगभग 23,500 लोगों से सवालात किए गए हैं, उनका ओपिनियन जानने की कोशिश हुई है। झारखंड में लगभग 22,000 लोग और महाराष्ट्र में लगभग 42,500 लोगों से पूछताछ की गई है। तो ये तो सैंपल साइज है तीनों राज्यों के। और इसके बाद चलते हैं जो सवाल हमने लोगों से पूछे हैं और इन सवालों में पहला सवाल हरियाणा में जो हमने पूछा है लोगों से, वो सवाल यही है कि मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के कामकाज को लेकर आपका क्या मत है। बहुत अच्छा कामकाज है 40% लोग कहते हैं, औसत कामकाज 21%, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है 24%, कह नहीं सकते 15%। तो नायब सिंह सैनी जो रिपोर्ट कार्ड है उनका लगभग 60% के तरफ ये अच्छा माना जाएगा। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी विधानसभा चुनावों में दुष्यंत चौटाला जेजेपी के जो चीफ हैं उनकी भूमिका को लेकर आपका क्या मत है? दुष्यंत चौटाला चुनाव पूर्व या बाद में बीजेपी से गठबंधन करेंगे? 24% लोग मानते हैं बीजेपी से गठबंधन करेंगे, लेकिन 44% लोग मानते हैं कि वो कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। 22% लोग मानते हैं कि किसी से भी नहीं करेंगे, कह नहीं सकते 10%, लेकिन ज्यादा लोगों को अनुमान है कि वो कांग्रेस के साथ जाएंगे। अगला सवाल जो हमने लोगों से पूछा था वो कांग्रेस गठबंधन के लिए सीएम उम्मीदवार की चुनाव पूर्व घोषणा को लेकर आपका क्या मत है? अनाउंसमेंट करनी चाहिए, नुकसान उठाना पड़ सकता है 35%, अगर पहले अनाउंस किया। चुनाव में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा 30%, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा 24%, कह नहीं सकते 11%। इसके बाद हम अगला सवाल देखें तो मल्टीपोलर कॉन्टेस्ट से किसको ज्यादा फायदा होगा? बीजेपी गठबंधन को 38% लोग कहते हैं ज्यादा फायदा होगा, कांग्रेस गठबंधन को 23% का फायदा होगा, आईएनएलडी को 12% लोग समझते हैं फायदा होगा, जेजेपी 9%, आम आदमी पार्टी 3%, अन्य 7%, कह नहीं सकते 8%। बीजेपी को मल्टीपोलर कॉन्टेस्ट से फायदा होगा, ये बहुत से लोग मानते हैं, सबसे ज्यादा 38%। इसके बाद जो हमने सवाल पूछा, नायब सिंह सैनी के चीफ मिनिस्टर बनने का चुनावी असर क्या है? बीजेपी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाएगी 31%, बीजेपी सरकार से नाराजगी बढ़ी है 26%, कोई फर्क नहीं 31%, कह नहीं सकते 12%। तो कुछ तो संभाला है एंटी इनकम्बेंसी। आगे अगर देखें जेजेपी का एनडीए से अलग होना आपकी नजर में क्या है?
सहयोग पूरी तरह खत्म 44% मानते हैं, रणनीतिक तौर पर अलग अलग हो गए 46%। सहयोग पूरी तरह खत्म हो चुका है, लेकिन ये सिर्फ रणनीति है कि ये अलग अलग दिख रहे हैं, वैसे साथ हैं 46% लोग मानते हैं, कह नहीं सकते 10%। आखिरी सवाल जो हमने लोगों से पूछा, मुख्यमंत्री पद पर आपका पसंदीदा चेहरा कौन? नायब सिंह सैनी 29%, दुष्यंत चौटाला 9%, भूपिंदर सिंह हुड्डा बहुत ही नजदीक 27% पर, अन्य 35% पर। अब ये अन्य में रणदीप सिंह सुरजेवाला होंगे, इसमें कुमारी सैलजा, ये लोग हैं उसमें। कौन कौन है? सैलजा भी है, सुरजेवाला भी है, क्या कहा जाता है बीजेपी के तहत, बीजेपी से भी 3 लोग हैं, तो सारे लोगों को मिलाकर वो जो होता है छोटे छोटे आंकड़े देने से अच्छे हैं कि एक साथ। चलिए तो अब देखते हैं वोट परसेंटेज का नंबर, जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है, और वो हमारी स्क्रीन पर आ रहा है। हरियाणा में वोट शेयर बीजेपी 35.2, कांग्रेस लगभग 31.5%, जेजेपी 12.4, अन्य पार्टियां लगभग 21%। तो क्लोज कॉन्टेस्ट है, एडवांटेज बीजेपी इस वक्त दिखा रहा है। क्या ये पलट सकता है आगे चलकर? क्योंकि अभी कांग्रेस में लड़ाई चल रही है आपस में, हुड्डा वर्सेस रणदीप वर्सेस कुमारी सैलजा। लेकिन सीट प्रोजेक्शन, कुल 90 सीटों की ये असेंबली है, सीट प्रोजेक्शन में 37 से 42 सीटें बीजेपी की, कांग्रेस की 33 से 38, जेजेपी की 3 से 8, अन्य की 7 से 12, यानी कि क्लोज कॉन्टेस्ट है कांग्रेस और बीजेपी में। एडवांटेज बीजेपी इस वक्त चल रहा है। और इस वक्त मैं अपने तमाम हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। और आज हमारे साथ यहां स्टूडियो में मनोज जी के साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी, तहसीन पूनावाला कांग्रेस के सपोर्टर, राशिद किदवाई वरिष्ठ पत्रकार, और गौरव भाटिया जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मैं सबसे पहले तहसीन पूनावाला आपसे पूछूंगी, नजदीक का मामला है लेकिन एडवांटेज बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस में अभी आपकी अलायंस आम आदमी पार्टी के साथ हुई नहीं है, जेजेपी के साथ हुई नहीं है, और आपस में जो लड़ाइयां चल रही हैं वो सबके सामने है। क्या खामियाजा कांग्रेस को इसी बात का मिल रहा है ग्राउंड पे कि यूनाइटेड फ्रंट नहीं है पार्टी के अंदर? अलायंस पार्टनर तो अलग बात है। नाविका जी, जो लोग हरियाणा की राजनीति समझते हैं, और आप बिल्कुल समझते हैं और हर्षवर्धन जी समझते हैं, ऑन ग्राउंड एंटी बीजेपी वेव है और कांग्रेस के लिए सिंपैथी। अब ये बिल्कुल आपका टेक्निकल सवाल सही है मनोज जी का कि जेजेपी के साथ गठबंधन नहीं हुआ। मैं ये मानता हूं नहीं होना चाहिए, मेरी व्यक्तिगत राय, क्योंकि जो जेजेपी का वोट है वो कांग्रेस के पास आने वाला है। इनफैक्ट वो पोस्ट पोल हो ठीक है, अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जेजेपी के साथ खट्टर जी के साथ रहने का एंटी इनकम्बेंसी, ये बहुत अहम फैक्टर है, खट्टर जी के साथ थे। दूसरी चीज नाविका जी, जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर इंटरनल राइवलरी, जो मैं खुद मानता हूं, अगर कांग्रेस उसको ओवरकम करे, कांग्रेस निश्चित सरकार बना रही है। लेकिन अगर आप मनोज जी ने सर्वे किया, भाजपा को भी देखें, मैं आपको ये बता दूं, भाजपा में भी बहुत इंटरनल राइवलरी है, यहां तक कि खट्टर जी और वर्तमान मुख्यमंत्री में। हाल ही के दिन में माननीय अमित शाह जी ने 2-3 रैली की हरियाणा के अंदर, वहां से उन्होंने प्रचार शुरू किया। खट्टर जी नहीं थे उनके साथ, हालांकि खट्टर जी माने जाते हैं अमित शाह जी के बहुत करीबी, आप जानते हैं हर्षवर्धन जी है, तो उनको नहीं रखा गया था स्टेज के ऊपर। तो ये चीज हरियाणा में बीजेपी के अंदर भी बहुत इंटरनल राइवलरी है, वहां पर भी अनिल विज जी नाराज है, आपने देखा होगा मनोज जी, उनके उस पूरे अंबाला के एरिया में नाराजगी है। तो कांग्रेस में ऑफकोर्स है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन भाजपा में भी है। और अल्टीमेटली मैन मैनेजमेंट, अमित शाह जी और मोदी जी कैसे मैनेज करेंगे भाजपा को, राहुल जी और खड़गे जी कैसे मैनेज करेंगे कांग्रेस को, ये आएगा। लेकिन मैं मानता हूं एडवांटेज कांग्रेस है, एडवांटेज बीजेपी नहीं है। इसमें एक लास्ट चीज, आपने मुख्यमंत्री जो बताया, पसंदीदार मुख्यमंत्री, आपने भूपिंदर जी को बताया, लेकिन मैं बता दूं यंगस्टर्स में दीपेंद्र जी के लिए बहुत जोश है, तो वो शायद सारा हुड्डा जी पर अभी तो आपने उनसे लोकसभा चुनाव लड़वाया है, अब आप कह रहे हैं कि वो हरियाणा के खट्टर जी भी लड़े ना, वो क्या खट्टर जी को मोदी जी बोले आप मुख्यमंत्री बनो, नहीं बनेंगे? ये तो मैम मुख्यमंत्री बनना और एमपी बनने में ये। गौरव भाटिया, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो सीट प्रोजेक्शन दिखाया जा रहा है उससे बहुत बेहतर भारतीय जनता पार्टी करेगी और एक नया कीर्तिमान बनाएगी। कीर्तिमान क्या? नाविका जी, एक आंकड़ा आपको देता हूं, ये बीजेपी की स्ट्रेंथ और कांग्रेस की कमजोरी दिखाता है। हमने उत्तराखंड में और गोवा में
2 बार जब चुनाव जीता उसके बाद कहा गया उत्तराखंड के खास कर लिए कि दोबारा चुनाव नहीं जीत सकते क्योंकि इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन भाजपा ने कर दिखाया। और 2014 से नाविका जी कांग्रेस पार्टी ने कभी कहीं पे अगर वो सत्ता में रहे भी हैं तो भी दोबारा वो सत्ता में नहीं आए हैं। आपके प्रोजेक्शन भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि हम लोग बेहतर स्थिति में हैं कांग्रेस के बनस्पत। आपका सर्वे यह भी दिखाता है कि सीएम की क्रेडिबिलिटी जो है वो हाई है, और वो इसलिए है क्योंकि अभी अभी एक बहुत अहम घोषणा करी गई एमएसपी को लेके, जिससे हरियाणा के किसान बहुत खुश हैं और ये उनकी मांग थी, हमने पूरा करके दिखाया। कांग्रेस का चरित्र भ्रष्टाचारी रहा है। याद करिए भूपिंदर हुडा किस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते थे। सर्वोच्च न्यायालय ने उनके द्वारा किए गए आवंटन को रद्द किया। फैक्शनलिज्म पे आते हैं, जो सबसे बड़ी समस्या है। देखिए फर्क क्या है पार्टी का। आप गुजरात याद करिए, उत्तराखंड याद करिए, मुख्यमंत्री जो थे सिटिंग उनको बदला गया, लेकिन जो मुख्यमंत्री भी हैं वो समर्पित कार्यकर्ता भी हैं, और हम लोग गुजरात भी जीते थे, उत्तराखंड भी जीते थे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में केवल सत्ता के लिए राजनीति करी जाती है। 3 अलग अलग धड़ों में कांग्रेस बटी हुई है। पहला है भूपिंदर हुडा, दूसरा है कुमारी शैलजा, और तीसरा मास्टर गोगो रणदीप सुरजेवाला जी, जो कांग्रेस के ही जितने भी नेता हैं उनको धाराशायी कर देते हैं क्योंकि उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है। इसलिए उन्हें मत भूलिएगा। और तहसीन से मैं एक बात कह के अंत करता हूं। तहसीन मेरा भाई छोटा हमेशा जब भी कहता है कि एडवांटेज कांग्रेस, तो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता है। मुझे याद है मध्य प्रदेश में एडवांटेज कांग्रेस कह रहा था, कमलनाथ आएंगे, भाजपा का कमल खिल गया। छत्तीसगढ़ में उसने कहा, फिर से कमल खिला। गुजरात में कहा, उत्तर प्रदेश में कहा, अभी लोकसभा चुनाव में बता रहा था एडवांटेज कांग्रेस इंडिया अलायंस। वो अमेंडमेंट कर रहे हैं, वो अमेंडमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं गुजरात में तो मैंने भी नहीं कहा था। गुजरात में उन्होंने छोड़ दिया है मैदाने जंग आपके लिए, वहां पर तो उन्होंने भी नहीं कहा, उन्होंने रिट्रीट कर लिया है। लेकिन देख लीजिएगा, जब हमारी 99 सीटें आई थी तो उन्होंने कहा था, इस चुनाव में नहीं, उससे पहले वाले चुनाव में। आप देखिएगा एडवांटेज कांग्रेस। अब हम चलते हैं झारखंड की तरफ, और झारखंड के अगर मैं आपको दिखाऊं जो हमारे सवाल लोगों से हमने पूछे हैं, तो सबसे पहले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कामकाज को लेकर आपकी क्या राय है। लोगों से जब ये सवाल पूछा गया तो बहुत अच्छी राय निकल कर आई है लोगों की, वो 37%। औसत कामकाज दिख रहा है 18% लोगों को, बिल्कुल अच्छा नहीं 29%, कह नहीं सकते 16%। बीजेपी, अगला सवाल जो हमने पूछा, बीजेपी गठबंधन के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार की चुनाव से पहले घोषणा को लेकर क्या राय। सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा 35%, नुकसान उठाना पड़ सकता है पहले अनाउंस करके 29%, कोई खास असर नहीं पड़ेगा 27%, कह नहीं सकते 9%। अब आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी में गुटबाजी को लेकर आपकी क्या राय है। जब लोगों से पूछा, आंतरिक गुटबाजी से बीजेपी को भारी नुकसान 43%, आंतरिक गुटबाजी से बीजेपी को कुछ हद तक नुकसान 19%, यानी कि लगभग 62% लोग मानते हैं कि गुटबाजी जो हरियाणा में कांग्रेस में है वो बीजेपी में झारखंड में है। कोई नुकसान नहीं 34%, कह नहीं सकते 4%। हेमंत सोरेन के जेल जाने का चुनावी असर क्या होगा। एनडीए को नुकसान, इंडिया को फायदा 31% लोग मानते हैं। इंडिया गठबंधन को नुकसान, एनडीए को फायदा 29%, कोई फर्क नहीं 34%। ये बड़ी बात है कि 34%, यानी कि सबसे ज्यादा लोग समझते हैं कि इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जेल हुआ है, अब वापस मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो कोई फर्क नहीं, कह नहीं सकते 6%। अगला सवाल, जेल से लौटकर हेमंत सोरेन का दोबारा चीफ मिनिस्टर क्या उन्हें बनना चाहिए था। हाँ 44%, नहीं 42%, कह नहीं सकते 14%। आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री चेहरा कौन है। हेमंत सोरेन 32%, चंपई सोरेन 5%,
बाबूलाल मरांडी 41%, अर्जुन मुंडा 9%, अन्य 13%। 41% पर बाबूलाल मरांडी का होना शायद बड़ी बात है। अब ये जो सवाल है, इसके बाद सीधा हम वोट शेयर पे चलते हैं। वोट शेयर अगर देखें तो जेएमएम 18.2%, कांग्रेस 12.2%, बीजेपी 41.2%, एजेएसयू 9.2% और अन्य 19.2%। यानी कि इस वक्त बीजेपी 41% पर बैठी है, कांग्रेस और जेएमएम मिलकर लगभग 31% पर। क्या सीट शेयर में भी यही रहेगा? क्योंकि आदिवासी एरियाज में बीजेपी की कितनी पकड़ है, इस पर हमेशा सवालिया निशान रहा है। तो चलते हैं सीट शेयर प्रोजेक्शंस पर। मनोज सिंह जी ने जो दिए हैं, मैट्राइज ने जो दिए हैं, और जेएमएम 19 to 24 सीट, कांग्रेस 7 से 12, बीजेपी 38 से 43, एजेएसयूपी 2 से 7, अन्य 3 से 8। यानी कि ये 82 सीटों की असेंबली है, एक नॉमिनेटेड, तो 81 सीटें पोल में जाएंगी। उसमें आप ऑलरेडी 38 to 43 दे रहे हैं। लगभग बीजेपी सरकार बनाती, लेकिन अगर मिडिल नंबर लें तो शायद हल्का सा कोई कसर रह जाएगी। लेकिन वो आंसू पूरा कर रहे हैं। तो अब आपको कहा जाएगा कि आप बीजेपी की तरफ का आप ये रिजल्ट दिखा रहे हैं। हरियाणा में भी एडवांटेज बीजेपी, झारखंड में भी एडवांटेज बीजेपी। देखिए, आप का दिल किस रंग का है? नहीं, वो तो मैं लोग उठाएंगे ही, सब पे उठाते हैं लोग, आम काम भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झारखंड में अपने आप को काफी कैडर वाइज बहुत मजबूत स्थिति में वो अपने आप को बनाकर रखा है। जो गुटबाजी की बात की है तो वहां पे अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी और 2-4 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर काफी कटपट, सरू राय पीछे से वो काम करते हैं, ये सब है, तो उसका असर पड़ता है। लेकिन जेएमएम में जो हेमंत सोरेन को एक बार सिंपैथी मिल चुका पार्लियामेंट इलेक्शन, पैर तोड़कर आएंगी तो उस समय आप रिएक्शन कर रहे हैं, मनोज जी आपका पैर टूट गया, लेकिन बार बार मैं जब लंगड़ के आऊंगा तो आप ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो उसका सिंपैथी उन्होंने ले लिया है। रही बात की पार्टी वहां पे, तो बाबूलाल मरांडी पिछली बार जेबीएम उनकी जो पार्टी थी उसके थ्रू उन्होंने लड़ा था और वो भारतीय जनता पार्टी के वोटों में उससे बिखराव होता था, उसका भी फायदा मिला था। और कांग्रेस और जेएमएम दोनों अलायंस करके तो एकदम इकट्ठा वोट उनको मिला। आज के डेट में पार्लियामेंट के जब चुनाव हुआ था तो उसमें 57 सीटें पे, असेंबली सीटों पे बीजेपी लीड पे है। भले 5 सीटें वो हारी है, ट्राइबल की पांचों सीटें हार गई है, लेकिन 57 सीटों पर आज भी बीजेपी वहां पे असेंबली में लीड की हुई है। तो ऐसे स्थिति में आप देखेंगे कि आम पब्लिक हमारे साथ महुआ माझी जी हैं, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेएमएम से। महुआ माझी से मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जेएमएम लीड तो कर रही है और हेमंत सोरेन के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा मुख्यमंत्री चेहरा, सिंपैथी वेव, इस पर सब लोग मान रहे हैं, लेकिन बाबूलाल मरांडी की थोड़ी सी पॉपुलैरिटी ज्यादा है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि सिंपैथी वोट का फायदा वो लोकसभा चुनाव में ले चुके हैं, क्या दोबारा से सिंपैथी मिलेगी? इस पर सवालिया निशान है। देखिए, सिंपैथी की यहाँ बात ही नहीं है। हमें इंडिया गठबंधन को और जेएमएम को जो वोट जनता देती है उसके काम की वजह से देती है। और जो अन्याय हुआ उनके साथ 5 महीने तक बिना किसी प्रमाण के ईडी ने उनको जेल में रखा, और माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास कोई सबूत ही नहीं है, अभी तक नहीं है। तो ये इससे लोगों को गुस्सा है अपोजिशन पर, ना कि सिंपैथी है हमारे सरकार पर। और दूसरी बात, जो काम माननीय हेमंत सोरेन जी ने और गठबंधन की सरकार ने किया है, आप धरातल पर जाकर देखिए। मैं जो रिपोर्ट देख रही थी मुझे नहीं लगता कि ये सही है। इसे देखते हुए मुझे याद आ रहा है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए तमाम चैनल्स ने 400 पार का सर्वे दिखाया था और बाद में वो 200 पार पहुंची, तो उसी तरह से ये झारखंड का भी अभी आप जो आंकड़े दिखा रहे थे उसमें मैक्सिमम जगह पे मुझे ऐसा ही लग रहा था। क्योंकि धरातल पर अगर आप अपने रिपोर्टर्स को भेजेंगे तो वो बताएंगे कि जेएमएम की कितनी मजबूत स्थिति है और इंडिया गठबंधन की।
तो इस बार तो किसी भी हाल में भाजपा यहाँ सरकार नहीं बना पर सकती उसी है। धरातल की रिपोर्ट है कि लगभग 57 सीट्स पर, असेंबली सेगमेंट्स पर बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी आगे थी। लेकिन गौरव भाटिया जी, जवाब दें, आपके पास कोई सबूत नहीं था, फिर भी 5 महीने मुख्यमंत्री को जेल में रखा। शायद इसका खामियाजा इस चुनाव में आपको भुगतना पड़े। गौरव नहीं, मैं लोकसभा की बात कर रही हूँ कि लोकसभा में जो जब लोग वोट देते हैं ना, तो सेंट्रल ये को देख कर देते हैं, केंद्र में क्या होना है उसको देख कर देते हैं। हमारी रीजनल पार्टी है, तो यहाँ पर जो लोग लोकसभा चुनाव में कुछ भी करे, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो इस पार्टी को वोट देती है। इस दिखाता है जमीन पे स्थिति क्या है। दूसरी बात, आपका सर्वे क्या दिखाता है? आपका सर्वे भी ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी को 38 से 43 सीटें आएंगी। अगर हम 22 और 42 और 43 देखें तो ये बहुमत का आंकड़ा पार कर रहा है। हमें उम्मीद है हमारा प्रदर्शन इससे भी बहुत बेहतर रहेगा। और इसकी वजह क्या है? वजह क्या है? हेमंत सोरेन के प्रति सिंपैथी नहीं है। जनता नाराज है कि ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, जो वहां की जो है नागरिक हैं, उनका हक खा लेता है, खुद को माइनिंग अलॉटमेंट कर देता है, और सबूत नहीं है। आप कह रही हैं, आपको मालूम है नाविका जी, उच्च न्यायालय ने कोई रिलीफ नहीं दिया। हर किसी को, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो, ये गुमा होता है कि वो सही बोल रहा है, और जनता तय कर देती है। इसलिए कौन गलत बोल रहा है, कौन सही है, जनता तय करेगी। अभी आप न्यायालय नहीं बनी है, मैं अधिवक्ता हूं, आपको तथ्यात्मक रूप पे बता रहा हूं। एडवोकेट जनरल ने झारखंड के उच्च न्यायालय के सामने गलती मानी और कहा ये गलती से माइनिंग अलॉटमेंट हुआ है हेमंत सोरेन के नाम। अब आप इसलिए चुप रहिए और सुनिए। देखिए, एक और बड़ा मुद्दा क्या है? भ्रष्टाचार। शांत 352 करोड़ रुपए नगद धीरज साहू के यहां से मिला था। नाविका जी, ना झारखंड भूला है ना देश। भ्रष्टाचार की ये कमाई थी, और जो वोट काउंटिंग मशीन थी वो खराब होने लगी, लेकिन रुपया खत्म नहीं हुआ। एक बहुत बड़ी बात है, जो जबरन या बहकावा देके धर्मांतरण कराया जाता है, डेमोग्राफी को चेंज करा जाता है, इसको भी भाजपा ने बहुत पुरजोर तरीके से उठाया है कि आप कृपया करके जो मासूम लोग हैं, जो जनजातीय लोग हैं, उनको बहकावे। बहुत बड़ी बात आपने कही, ये दोनों मुद्दे, करप्शन का मुद्दा, वो नोटों की अलमारियां, तो तहसीन पूनावाला कोई भूला नहीं है, और वो नोटों की अलमारियां और जेएमएम और कांग्रेस के रिश्ते कोई भूला नहीं है उस दौर के। और उसके बाद धर्मांतरण का मुद्दा भी बहुत उठा है झारखंड में, लेकिन नजदीक होते हुए भी अभी गैप नजर आ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, करप्शन का मुद्दा होगा नहीं झारखंड में? करप्शन का मुद्दा होगा, लेकिन वो भाजपा के खिलाफ जाएगा, क्योंकि भाजपा ने जो भी आरोप लगाए माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ वो स्टिक नहीं कर पाए। और देखिए, लोकसभा को अगर हम, हालांकि आप लोकसभा को कंपेयर नहीं कर सकते, फिर भी मैं 2024 की लोकसभा को कंपेयर करता हूं 2019 के लोकसभा असेंबली से। तो जो भाजपा को 2019 में 56% वोट शेयर मिला था, लोकसभा में 47 पे घट गया है। अब जहां पर मोदी जी का चेहरा है, वहां 8% वोट गिरा है, वहां पे सीटों में उनकी कमी हुई है, वहां पे जेएमएम और कांग्रेस ने गेन किया है। तो असेंबली में निश्चित तौर से कांग्रेस जेएमएम जीत रही है। 57 सीटों पे बहुमत है, लेकिन 8-9% का जो खामियाजा भुगता है लोकसभा में, वो ज्यादा प्रोनाउंस्ड होगा असेंबली में। और ये जो इन फाइटिंग बीजेपी में, हर्षवर्धन त्रिपाठी, इस पर क्या राय है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि शायद हम लोग पिछले चुनाव की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में झारखंड में फिलहाल ऐसी कोई बड़ी इन फाइटिंग नहीं जिससे वो निपट ना सके। ये हम लोग 5 साल पुरानी बात कर रहे हैं, जब चुनाव वो हार गए थे, और उस वक्त बहुत जबरदस्त इन फाइटिंग थी। बाबूलाल मरांडी अलग थे, सरयू राय अलग थे, रघुवर दास की मुश्किलें थी, अर्जुन मुंडा का अपना था। तो उस वक्त की बात है। अभी वो सारा मामला सेटल है। झारखंड में बाबूलाल मरांडी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी जा रही है। रघुवर दास कहीं सीन में नहीं है, वो राज्यपाल बन के बाहर जा चुके हैं। और जो टॉप लीडरशिप है, यानी नरेंद्र मोदी, अमित शाह की तरफ से बहुत क्लियर मैसेजिंग है कि और कोई नेता नहीं। एक नया घटनाक्रम जरूर हुआ, जो सरयू राय जनता दल यूनाइटेड में चले गए हैं। क्या वो कोई प्ले होगा, क्या वो कुछ सीटें मांगेंगे, ये जरूर सवाल है। लेकिन मुझे लगता है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल ज्यादा बड़ी है, झारखंड में उनके लिए प्लस है। और मैं
ये जो तीनों राज्य हैं, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से सबसे आसान राज्य अगर मैं कोई देखता हूं तो झारखंड देखता हूं। भाजपा की सरकार मुझे लगता है कि वहां बनेगी। हरियाणा में उसकी मुश्किलें बहुत बड़ी हैं। हरियाणा में मुश्किलें ज्यादा हैं, तो महाराष्ट्र में क्या होगा, ये सवाल सबके लिए बहुत जरूरी है, बहुत अहम है, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य तो महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि महाराष्ट्र में क्या होने वाला है। तो महाराष्ट्र में हमने आपको बताया कि इस बार का जो ओपिनियन पोल है कुछ ज्यादा मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये जो इलेक्शन है वो हमेशा से महाराष्ट्र में पार्टियां इस तरह की रही हैं कि बीजेपी, शिवसेना एक साथ और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और एनसीपी। इस बार शिवसेना के 2 भाग हुए हैं जो पिछले चुनाव में नहीं थे, एनसीपी के 2 भाग हुए हैं जो पहले नहीं थे। तो ये एक अनचार्टर्ड टेरिटरी में हम घुस रहे हैं और अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड पर क्या हुआ है। और यही सवाल सबसे अहम होगा हर ओपिनियन पोल में कि एनसीपी, शरद पवार फैक्टर, अजीत पवार फैक्टर क्या रोल प्ले करेंगे, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट ये क्या रोल प्ले करेंगे। ये तमाम सवाल बहुत जरूरी हैं। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के कामकाज को लेकर आपकी राय क्या है? बहुत अच्छा कामकाज 35%, बिल्कुल अच्छा नहीं 30%, औसत कामकाज 21%, मिला दीजिए अगर तो 56% जनता लगभग खुश है। अच्छा रेट माना जाएगा, कह नहीं सकते 14%, तो 56% एकनाथ शिंदे से लोग या तो बहुत खुश हैं या तकरीबन खुश हैं। अगला सवाल जो हमने लोगों से पूछा और ये सवाल आपके स्क्रीन पे, महायुति पर एमवीए में जो घटक दलों के आगामी विधानसभा चुनाव का तालमेल को लेकर आपका क्या कहना है? महायुति में अच्छा तालमेल है या एमवीए में? तो लोग कह रहे हैं कि महायुति में यानी कि बीजेपी, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार का तालमेल बेहतर है 33% पर, और महाविकास आघाड़ी में जो है वो कम अच्छा है यानी कि 26%। तो बीजेपी वाली अलायंस में एडवांटेज है, तालमेल बेटर है क्योंकि वो इकट्ठे काम कर चुके हैं, सरकार चला चुके हैं। दोनों के घटक दलों में अच्छा तालमेल है 14% लोग मानते हैं, दोनों में तालमेल नहीं है 12%, कह नहीं सकते 15%। तो ये तो तालमेल की बात थी। अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल, आगामी विधानसभा चुनाव में अगर एनसीपी अजीत पवार की भूमिका को देखें, आप क्या मानते हैं? एनसीपी निर्णायक भूमिका निभाएगा 34% लोग, एनसीपी की भूमिका औसत होगी 24% लोग, मिलाकर देखिए तो यानी कि 58% लोग मानते हैं कि इसीलिए बीजेपी पीछा नहीं छुड़ा रही अजीत पवार से, क्योंकि वॉशिंग मशीन का चार्ज तो लग चुका है लेकिन मजबूरी है, रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मामला आके अटकता है। और बाकी अगला सवाल अगर हम आपके स्क्रीन पर ला रहे हैं, महायुति के लिए चुनाव से पहले सीएम उम्मीदवार की घोषणा को लेकर आप क्या कहेंगे? चुनाव में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा अगर सीएम फेस अनाउंस कर दिया, नुकसान होगा 33% लोग मानते हैं, कोई खास असर नहीं पड़ेगा 16% लोग, कह नहीं सकते 10। तो अगर पहले अनाउंस कर दे तो 41% लोग मानते हैं कि फायदा मिलेगा। इसके बाद अगला सवाल अगर हम देखें, महाविकास आघाड़ी के लिए चुनाव से पहले चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार को घोषणा को लेकर क्या? अगर आघाड़ी यानी कि उद्धव ठाकरे को अनाउंस कर दे तो चुनाव में सकारात्मक 32% पड़ेगा लेकिन नुकसान ज्यादा है। चुनाव में लाडली बहना योजना किस हद तक प्रभावी होगी? क्या मध्य प्रदेश जैसा यहां भी जादू चलेगा? 55% लोग कहते हैं कि इसका असर अच्छा पड़ेगा, कुछ हद तक प्रभावी होगी 21%, मिला दीजिए 76% लोग कहते हैं कि ये गेम चेंजर हो सकता है, और कोई लाभ नहीं होगा 10%, कह नहीं सकते 8%, और प्रचार का तरीका है 6% लोग मानते हैं, लेकिन 76% लोग मानते हैं कि सही असर पड़ेगा इसका। विधानसभा में आपके लिए महत्वपूर्ण मुद्दा क्या होगा?
चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट 32%, गठबंधन 29%, रोजगार 16%, आरक्षण 23%। ये है जो चीजें महत्व रखेंगी। अजीत पवार वापस चाचा शरद पवार के साथ आ सकते हैं क्या? हाँ कहते हैं 41% लोग, नहीं कहते हैं 36% लोग, और कह नहीं सकते 23%, यानी 36% और 41%। चुनाव से पहले लाडला भाई योजना लॉन्च होने पर आपकी राय? गेम चेंजर 27%, कुछ असर 36%। अगेन लोगों को स्कीमें बहुत पसंद हैं। 63% लोग कह रहे हैं कि इसका अच्छा असर होगा, 24% कह रहे हैं कोई असर नहीं, कह नहीं सकते 13%। तो लाडली बहना और लाडला भाई अगर हो गया तो पूरी कायनात समा जाएगी उसमें। आनंद दुबे जी, आपसे पूछना चाहूंगी चल क्या रहा है? चीफ मिनिस्टीरियल फेस बताएंगे या नहीं बताएंगे? फायदा या नुकसान? नविका जी नमस्ते। देखिए ऐसा है कि सबको पता है कि महाविकास आघाड़ी का नेतृत्व श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे जी कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ कोई ऐसा वाद विवाद है ही नहीं। हमारे नेता आपस में समन्वय है और दिल्ली जाकर उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने सभी से मुलाकात की। राहुल गांधी जी से मिले, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, श्रीमती सोनिया गांधी जी से मिले, शरद पवार साहब थे, सब लोग थे। तो हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है। और रही बात ये जो लाडली बहन योजना, लाडला भाई योजना, तो महाराष्ट्र की जनता ये सब देख रही है। जिस प्रकार जनता का उपहास बनाया जा रहा है, अहंकार में नेता बयानबाजी दे रहे हैं। रवि राणा क्या कह रहे हैं, डॉक्टर महेश शिंदे क्या कह रहे हैं कि अगर हमें मतदान आपने नहीं किया तो आपके खाते में दिए हुए 1500 रुपए हम वापस ले लेंगे। हम तो पहली बार सुन रहे हैं कि 2 वर्ष से चल रही सरकार, जो कि एकदम जब चुनाव नजदीक आ गया तब कोई योजना ला रही है। यही योजना ये 1 साल पहले ला सकते थे, 15 महीने पहले ला सकते थे, 2 साल पहले ला सकते थे। लेकिन जब पता चल चुका है कि अब हमारी विदाई तय है, क्योंकि जनता एक योजना ला रही नविका जी जिसका नाम है विदाई समारोह योजना, ये महायुति की विदाई करने वाली है, गाजे बाजे के साथ करने वाली है। इन सबको देखते हुए हमें तो नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी जी भी तो खटाखट योजना चुनाव से पहले ही लाए थे। आप ही की इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, मुखिया हैं। लेकिन आनंद दुबे जी कह रहे हैं उद्धव ठाकरे तो तय हो चुके हैं चीफ मिनिस्टीरियल फेस। तो तहसीन पूनावाला सीनियर पार्टनर होकर महाराष्ट्र में आप क्या पीछे वाली सीट पर बैठेंगे स्कूटर पे? नाविका जी देखिए 2 चीज है। मैं और शरद पवार, सवाल ये भी है कि शरद पवार जी को ये फॉर्मूला मंजूर नहीं है, मंजूर नहीं है आनंद दुबे जी। शरद पवार जी ने तो ये पहले ही आपका फॉर्मूला आउट कर दिया है। तो कितनी दोस्ती यारी है वो तो सबको पता है। लेकिन तहसीन जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप को जो वोट मिला, और मनोज जी यहाँ पर है, जो मिल गया वोट लोकसभा में, हर्षवर्धन जी आप भी मेरा साथ देना इसमें, आप देखिए अगर मैं देख रहा हूँ, वो कांग्रेस का एक मूल गठ वोट था, एक मूल वोट था कांग्रेस का, जो शिवसेना को ट्रांसफर हुआ, जो शिवसेना को आज तक नहीं मिला। मैं किसी समुदाय या धर्म के बारे में नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस का वोट उनको मिला हुआ है। शिवसेना का वोट एकनाथ शिंदे जी के साथ स्प्लिट हुआ है, जो अजीत पवार और शरद पवार जी के बीच में नहीं हुआ। वो अजीत पवार जी एक लायबिलिटी है, एकनाथ शिंदे जी देयर सम एक्सेप्टेबिलिटी। एक दूसरी बात, मैं मानता हूं कि जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो वो तय करे उनका लीडर कौन हो। और कांग्रेस महाराष्ट्र में बहुत मजबूत पार्टी है, विदर्भ में सबसे बड़ी पार्टी। इनफैक्ट मेरा डिसअपॉइंटमेंट मनोज जी से ये है कि वो कांग्रेस को कम सीटें दे रहे। अगर वेस्टर्न महाराष्ट्र में नहीं अभी सीटें दी नहीं है, मैं उस पर नहीं आऊंगा, तो मैं उसमें नेक्स्ट उसमें कहूंगा। लेकिन कांग्रेस वेस्टर्न महाराष्ट्र और विदर्भ में नंबर 1 पार्टी है, तो फिर वहां पर कोई और पार्टी कैसे आ जाए? मैं ये नहीं कह रहा हूं शिवसेना का उद्धव ठाकरे जी का महत्व नहीं है, और ऑफ कोर्स बहुत टॉल लीडर है, लेकिन ये तय कर देना कि इतने टॉल भी नहीं है, ये तय कर देना जितने शरद पवार या कांग्रेस के हमारे पास लीडर 2 पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जो सुशील कुमार शिंदे जी, हमारे पास नाना पटोले जी है, और अन्य लीडर है, क्या उनका महत्व नहीं है? मैं उद्धव ठाकरे जी का बहुत थोड़ा सा बीजेपी ने कम कर दिया है अशोक चौहान को लेकर। अशोक जी वहां चले गए, और वे भी बहुत बड़े लीडर, और वे भी बहुत बड़े लीडर है, और वो बीजेपी में नहीं। तो आपका यहाँ तहसीन एक बात जो कह रहे हैं, और उसको साफ साफ कहना चाहिए, मुसलमान वोट दे देगा शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को। वो सिर्फ इसलिए वोट दे रहा है क्योंकि कांग्रेस और शरद पवार उनके साथ। एकनाथ शिंदे ने बेहतर प्रदर्शन किया है। एकनाथ शिंदे के पास वो हिंदू वाला वोट है, वो शिवसेना वाला वोट है, इनके पास वोट घटा है। इसलिए इतना आसान नहीं होगा, और शायद यही वजह है कि नाना पटोले कह रहे हैं, शरद पवार कह रहे हैं कि भैया कलेक्टिव लीडरशिप पे जाएंगे, बाद में तय करेंगे। और
जो महाविकास आघाड़ी है उसमें सबसे खराब परफॉर्मेंस किसी की रही है तो उद्धव ठाकरे की पार्टी। और ये बात शायद शरद पवार जी समझते हैं, इसीलिए वो उद्धव ठाकरे को पहले से प्रोजेक्ट करने के पक्ष में नहीं हैं और हिचकिचा रहे हैं। ये सवाल सही है। राशिद किदवाई जी, मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, मैं प्रोजेक्ट करना चाहती हूं जो नंबर्स हमारे स्क्रीन पर सबके लिए जरूरी होते हैं। पहले तो वोट शेयर का नंबर देखते हैं और वोट शेयर के परसेंटेज को मैं आपके स्क्रीन पर दर्शकों के सामने रख रही हूं। 288 सीटों की असेंबली है। यहां बीजेपी 25.8% के वोट शेयर पर है। एनसीपी शरद पवार जो है वो अजीत पवार जो है वो 14% पर, कांग्रेस 18.6% पर, एनसीपी अजीत पवार 5.2% पर, शिवसेना उद्धव ठाकरे 17.6% और शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है वो 14.2%। तो लगभग एनसीपी दोनों गुट जो हैं 5.2 और 6.2 पर, दोनों शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे के पास एडवांटेज है, लेकिन शिंदे जी भी 14.2% पर है और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में फासला 7% का लगभग है। बीबीए की भी आ गया, वो भी है अंबेडकर जी और एक बार आप बता, एक बार आप मनोज जी, इसमें अदर्स में जो इनके निर्दलीय भी आ रहे हैं जी, जो बीजेपी के भी छोटे अलायंस है और जो इनके साथ भी है, तो सारे लोग 18 और मराठा लीडर जिन्होंने अभी धरना वगैरह किया था वो भी इसी में है। नहीं, वो वोट इसमें नहीं है। अच्छा, अभी उनकी पार्टी नहीं बनी, इसलिए वो नहीं आए। राशिद किदवाई, ये जो वोट परसेंटेज है बीजेपी और कांग्रेस में जो फर्क है, लेकिन बाकी बहुत नजदीक का चक्कर है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या उद्धव ठाकरे को प्रोजेक्ट कर सकती है महाविकास आघाड़ी? क्या इससे नुकसान होगा या इससे एडवांटेज मिलेगा? और क्या ये शरद पवार और कांग्रेस दोनों को एक्सेप्टेबल होगा? जहां तक आपने मूल प्रश्न किया, देखिए कांग्रेस जो राहुल गांधी की समय सोच है वो इस समय एक सैक्रिफाइस मतलब करने के मूड में है। वो नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस जो है वो तनातनी की दावेदारी बने, खासतौर से जब इंडिया अलायंस है, क्योंकि कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र में जो है भाजपा और उसका गठबंधन जो है वो चुनाव हारे, तो इसलिए वो बलिदान देने के मूड में है, वो इस समय टकराव के मूड में नहीं है। जो भी बातें शरद पवार कहे या दूसरे अंदर खाने से बातें आए, कांग्रेस की सोच ये है कि वहां के ऊपर भाजपा और शिवसेना शिंदे ग्रुप का पतन होना चाहिए राजनीतिक रूप से। इसलिए वो एक विवाद नहीं खड़ा करना चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे को बोले नहीं बनाए। अरे वो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर थे, अगर इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर मतलब जब उनके खिलाफ बगावत हुई तब तक वो मुख्यमंत्री थे, अगर वो मुख्यमंत्री से उनको नाम उनका चेहरा हटाया जा रहा है तो क्या कारण है? और उससे वहां के ऊपर तमाम जो है चीजें बदलेगी। तो इसलिए कांग्रेस उस मूड में नहीं है, कांग्रेस ऐसा जोखिम नहीं उठाना चाहती। वो चेहरे के ऊपर आप देखिएगा, हरियाणा में भी चेहरा होगा, झारखंड में जो सोरेन का चेहरा है वो चेहरा होगा, और महाराष्ट्र में भी चेहरा होगा, और उद्धव ठाकरे चेहरे होंगे, क्योंकि कांग्रेस को इस बात को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है कि वो 51% वोट परसेंटेज के ऊपर बैठी गई है, उसका अपना आकलन है, और वो 51% है, उसमें 28% जो मराठा वोट है, मुस्लिम वोट है और दलित वोट है। ये कॉम्बिनेशन उसका साथ देगा या नहीं देगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन वो अपनी जीत को लेकर पूर्ण रूप से आश्वस्त है और वो मुख्यमंत्री पद को एक कोई प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना चाहता है। गौरव भाटिया, इससे पहले कि आपके पास आऊं, क्या आपको पूरे सीट शेयर भी दिखा दूं? क्योंकि सीट शेयर यहां स्क्रीन पर आ रही है आपके लिए। सीट शेयर में बीजेपी 95 टू 105, 95 से 105, शिवसेना शिंदे गुट 19 से 24, एनसीपी अजीत पवार 7 से 12, कांग्रेस 42 से 47, शिवसेना उद्धव गुट जो है वो 26 से 31, एनसीपी शरद पवार 23 से 28, यानी कि शरद पवार के पास बड़ा आंकड़ा अजीत पवार से, और अन्य 11 से 16। मैं सीधा सवाल पूछूंगी, ये हंग पार्लियामेंट एडवांटेज आपको रहेगा चाहे, लेकिन कहीं अजीत पवार जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में आपके लिए
एक वेट बन गए थे, बोथ परसेप्शन वाइज, क्योंकि करप्शन के केसेस बंद हो रहे थे, एक वो परसेप्शन है, और दूसरा उनका स्ट्राइक रेट 25% का था, जबकि शरद पवार का स्ट्राइक रेट 80% का था। सवाल आपसे यही है गौरव भाटिया जी, क्या बैगेज रहेगा जो जितनी बार सरकारें बदली, जितनी पार्टियां टूटी, उसके हिसाब से, और अजीत पवार के साथ अलायंस करके क्या बीजेपी को खामियाजा होगा? देखिए नाविका जी, जो आपके सर्वे का नंबर सामने आया है उससे भी एक बात स्पष्ट है कि जो महायुति है वो बहुमत के आंकड़े के बहुत पास है। और भारतीय जनता पार्टी की जो आपने बात करी है, पिछली बार विधानसभा चुनाव में 105 सीटें थी, उसी के आसपास जो है हमारी सीटें दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और महायुति की ही सरकार बनेगी और आंकड़ा इससे बहुत बेहतर होगा। दूसरी बात, आपके सर्वे में सामने आया कि मुख्यमंत्री पे लोगों का विश्वास है। तीसरी बड़ी बात, महायुति में कोऑर्डिनेशन अच्छा है, लेकिन महावसूली अगाड़ी में क्या हो रहा है आप याद करिए। महावसूली अगाड़ी जानी जाती थी कमीशन लेने के लिए। अनिल देशमुख, संजय राउत, नवाब मलिक, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप आज भी हैं। और मैं आपको बता दूं, नवाब मलिक तो अजीत पवार की हर मीटिंग में होते हैं। नवाब मलिक तो अजीत पवार की हर मीटिंग में होते हैं। मैं जानता हूं मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने अपना वक्तव्य रखा। वो कहां होते हैं कहां नहीं होते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने स्टैंड लिया कि भ्रष्टाचारी की कोई जगह नहीं होगी। देवेंद्र फडणवीस, मैं अपनी बात पूरी कर लूं जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आप देवेंद्र फडणवीस जी का बयान देख लीजिए, अनिल देशमुख के लिए भी था, और वैसे भी वो कहते हैं भ्रष्टाचारी के लिए कोई जगह नहीं है। मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। कांग्रेस और महावसूली अघाड़ी की हालत यह है कि आप ये जानिए, महावसूली अघाड़ी जो है, आज उद्धव ठाकरे पूछ रहे हैं कि ये बताइए कांग्रेस का चेहरा कौन है। नाना पटोले अपनी जगह बना रहे हैं। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे ये स्पष्ट होता है उद्धव ठाकरे को ये लोग अपने मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं मानते हैं। और हाँ, उद्धव ठाकरे का शरीर जरूर वहां है, लेकिन आत्मा कहीं और है। नाविका जी, ये भी एक बात है। आनंद दुबे जी जवाब दीजिए, आप ही जवाब दीजिए, क्योंकि नवाब मलिक और अनिल देशमुख जो कह चुके हैं सबके सामने है, और वो कौन सी मीटिंग्स में जाते हैं वो भी सबके सामने है। लेकिन सवाल आपसे है, आप जवाब दीजिए। नाविका जी, जुमलेबाजी करने वाली पार्टी के प्रवक्ता भाई साहब से पूछिए कि महायुति का चेहरा कौन होगा। क्या एकनाथ शिंदे होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा? बताओ अभी। या देवेंद्र फडणवीस जी होंगे, या अजीत दादा पवार होंगे? अपने घर में क्या खाना बना रहे हैं उसको देखो। महाराष्ट्र की राजनीति, और देखिए जो भी सवाल आपने पूछे उन सवालों के जवाब बता रहे हैं कि कितना कठिन है। थाली में खाना किसी और के होगा, खा कोई और जाएगा है। और तहसीन पूनावाला, अगर अलायंस में, अगर गठजोड़ में थोड़ी सी स्मूथनेस आ जाए तो क्या दिल्ली दूर नहीं, या कहें कि मुंबई दूर नहीं कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के लिए? क्या रोक पाएंगे जो एडवांटेज महायुति इस वक्त कुछ हद तक नजर आ रही है? मैं मानता हूं एनडीए ज्यादा स्मूथ है एनडीए अलायंस से, इसलिए क्योंकि जो बीजेपी के कोर वोटर्स है वो चाहते थे कि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने, और वो बहुत अनकंफर्टेबल है अजीत पवार जी से। देखिए, बीजेपी के जो आज के कोर वोटर्स हैं, ये एक जमाने में कांग्रेस के कोर वोटर्स हुआ करते थे। ये क्यों बीजेपी की तरफ ग्रेविटेट के, एक बड़ी वजह थी अजीत पवार फैक्टर। वही अजीत पवार जिनको देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा चक्की पिसाई, आज वे आधे डेप्यूटी मुख्यमंत्री। सब एक दूसरे की थाली पर नजर टिकाए हुए हैं, क्योंकि उसी थाली से तो खाना आना है अपने घर। तो थालियां देखते रहिए एक दूसरे की। लेकिन एक बात मैं आपको बताती चलूं, चाहे हरियाणा हो, चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, थोड़ी सी कसर जरूर है। तीनों राज्यों में एक भी स्पष्ट बहुमत इस वक्त नहीं नजर आ रहा। थोड़ी सी कसर बाकी है। एडवांटेज चाहे बीजेपी की हो, कन्वर्जन पूरा होगा, या
फिर जो आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी, फलानी पार्टी अलग लड़ेगी, इंडिया अलायंस अपनी जगह बना पड़ेगा, बीच की फैक्शनलिज्म रिजॉल्व कर सकेगा, ये तमाम सवाल रहेंगे। ये चुनाव बहुत ही रोचक रहने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज मैं मनोज जी आपका और अपने तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं और मनोज जी लेकर आएंगे एक और ओपिनियन पोल जब तस्वीर थोड़ी साफ होगी, अनाउंस हो जाएंगे इलेक्शंस, गठजोड़ अनाउंस हो जाएंगे और उसके बाद सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा।